आरव और रागिनी ने कमरे से बाहर निकलकर देखा कि योगिता अपना बैग लेकर घर से जाने के लिए तैयार खड़ी थी, जबकि वसुंधरा उसे रोकने में लगी हुई थी। नहीं आंटी जी, अब मेरा इस घर में रहना ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को लेकर आरव की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आरव को मेरी वजह से बदनामी झेलनी पड़े, योगिता ने बेहद इमोशनल होते हुए कहा। लेकिन तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जाओगी योगिता? वसुंधरा ने सवाल किया। कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। इतना कहकर योगिता ने अपने सूटकेस को हाथ में लिया और वो आगे बढ़ने लगी। रुक जाओ योगिता, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी योगिता ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए ही थे कि वहां पर आरव की आवाज गूंज उठी और योगिता के कदम वहीं थम गए। वसुंधरा और योगिता एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बेहद अजीब ढंग से मुस्कुरा दी। योगिता के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि मानो अब वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो आरव की ओर पलटी, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों से बनावटी आंसू बहने लगे थे। योगिता अपने सामान को उठाते हुए बोली, नहीं आरव, मुझे चले जाने दो। मैं ऐसे इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं अपनी इस बदनसीब बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा बच्चा बदनसीब नहीं है, आरव ने योगिता के हाथ से सामान लेते हुए कहा। आरव के इतना कहते ही योगिता झट से आरव के गले लग गई और वो पीछे से वसुंधरा की ओर देखते हुए फिर से मुस्कुराने लगी। वसुंधरा भी बेहद खुशी से मुस्कुराने लगी। लेकिन इस वक्त रागिनी को जैसे गहरा सदमा सा लगा हो। अभी तक भले ही वो आरव और योगिता को एक साथ जिंदगी बिताने के लिए कह रही थी, लेकिन अब जब आरव ने पूरे घर के सामने योगिता से शादी करने का वादा कर दिया, तब रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। देखा योगिता, मैंने कहा था ना तुमसे, हमारा आरव तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वसुंधरा ने रागिनी की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए बोलना शुरू कर दिया। बस अब आज से और अभी से तुम इस घर की बहू हो। मैंने तो तुम्हें उस दिन ही इस घर की बहू मान लिया था जब तुमने इस घर के चिराग की खुशखबरी। अभी वसुंधरा अपनी बात खत्म कर पाती कि उससे पहले ही आरव काफी तेज आवाज में चिल्ला उठा, नरेश, योगिता का सामान उसके कमरे में ले जाओ। आरव का ऑर्डर मिलते ही वहां मौजूद एक सर्वेंट भागता हुआ योगिता के पास पहुंचा और उसका सामान उठाकर वहां से ले जाने लगा। और फिर आरव तुरंत ही वसुंधरा को बेहद गुस्से से भरी नजरों से घूरता हुआ वहां से चला गया। रागिनी वापस जब अपने कमरे में पहुंची, तब तक आरव सो चुका था। लेकिन रागिनी के लिए आज की रात सोना बहुत मुश्किल था। अभी तक उसके कानों में आरव की वही आवाज गूंज रही थी जब उसने योगिता से शादी के लिए हाँ कहा था। रुक जाओ योगिता, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा बच्चा बदनसीब नहीं है। रागिनी बेड पर लेट गई। उसकी आंखें बिल्कुल नम हो उठी थी। वो रोते हुए कोई आवाज तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से निकल रहे आंसुओं ने उसके गले को भिगो कर रख दिया था। आरव जाग न जाए, इस वजह से वो सिसकी तक नहीं ले रही थी। रागिनी बड़ी मुश्किल से अपने मन को ये समझाने की कोशिश करने लगी, मैं तो आरव जी की असली पत्नी हुई नहीं। मैं तो सिर्फ आरव जी की कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हूँ। आरव जी ने कभी भी मुझसे जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया ही नहीं था, तो फिर क्यों मैं इस रिश्ते से इतनी उम्मीदें पाल बैठी हूँ। लेकिन रागिनी की खुद को समझाने की ये लाख कोशिश बेकार थी। हालांकि आज नींद तो आरव को भी नहीं आ रही थी। वो अब तक ये समझ भी गया था कि उसके बगल में लेटी हुई रागिनी रो रही थी। लेकिन आरव अब मजबूर था। रागिनी से कहने के लिए अब उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे। शायद इसी वजह से वो कुछ न बोल सका। अगले दिन सुबह रागिनी अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ ही रही थी कि कॉरिडोर में विकी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग भाभी साहब। विकी ने
अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए रागिनी से कहा। अभी रागिनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही विकी आगे बोल उठा। रे गलती हो गई मारे से, अब तो आप हमारी भाभी ना रही, तो फिर के कहूं थारे को। रागिनी चकित नजरों से उसकी ओर देखे जा रही थी। विकी रागिनी को घूरता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे रागिनी अपने कदम पीछे खींचने लगी, लेकिन तब तक वो रागिनी के बेहद करीब आकर खड़ा हो गया और फिर रागिनी की आंखों में गंदी नजर डालते हुए धीरे से बोला, वैसे तू कहे तो मैं थारे को अपनी लुगाई बना लूं। तेरे जैसी छोरी अगर मारा घर छोड़ के जावेगी तो मारे को बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और फिर विकी रागिनी को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगा। रागिनी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, वो किसी से टकरा गई। घबराकर रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा। वहां पर आरव अपने हाथों में ऑफिस का बैग लिए हुए खड़ा था। वो गुस्से से भरी लाल आंखों से विकी को घूरने लगा। आरव को अपने सामने खड़ा देखकर तो विकी के होश ही उड़ गए। भाई साहब, जे मारे से ब्याह करण को कह रही। विकी झट से अपनी बात बदलते हुए बोला, अच्छा। आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर वो विकी की ओर बढ़ने लगा। हाँ भाई साहब। विकी अपनी बात को पुख्ता करने के लिए आगे बोला, लेकिन तभी आरव ने उसके करीब पहुंचकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर उसकी आवाज से गूंज उठा और थप्पड़ लगते ही विकी लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। थप्पड़ की गूंज सुनकर डाइनिंग एरिया में बैठी हुई योगिता और वसुंधरा भागते हुए वहां पहुंचे। क्या हुआ? जब उन्होंने वहां पहुंचकर विकी को जमीन पर लुढ़का हुआ देखा और सामने आरव को खड़े देखा, तो उन्हें ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि यहाँ पर क्या हुआ है। विकी अपने दाहिने गाल पर हाथ टिकाए हुए बेहद गुस्से से रागिनी और आरव को घूरे जा रहा था। आइंदा से अगर कभी भी तुमने इस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश की तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। आरव ने विकी को उंगली दिखाकर धमकाते हुए कहा और फिर अगले ही पल वो ऑफिस के लिए निकल गया। क्या हुआ विकी? आरव के जाने के बाद वसुंधरा ने आगे बढ़कर विकी से सवाल किया। साथ ही वो रागिनी की ओर तिरछी नजरों से देखने लगी। कुछ नहीं छोटी माँ, भाई सा को ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। विकी ने रागिनी को घूरते हुए कहा और फिर तुरंत उठकर वहां से चला गया। वसुंधरा और योगिता उसे जाते हुए देखते रहे। तुम आखिर कितनी बड़ी बेशर्म हो। इतना कुछ होने के बाद भी तुम अभी तक यहीं पड़ी हो। आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम? वसुंधरा ने अब रागिनी को घूरते हुए उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। रागिनी बिना कुछ कहे स्तब्ध होकर वसुंधरा की ओर देखने लगी। अभी तक वो विकी के व्यवहार से उबरी नहीं थी कि वसुंधरा भी उसके ऊपर चिल्लाने लगी। रागिनी की आंखें आंसुओं से भर उठी थी, लेकिन उसकी जुबान से एक भी लफ्ज बाहर नहीं आ पा रहे थे। अब तो आरव ने साफ कह दिया है कि वो योगिता से शादी करेगा, फिर भी तुम जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब लग रहा है कि जब आरव तुम्हें लात मारकर यहाँ से भगाएगा तब जाकर ये घर छोड़ोगे तुम। हाँ? वसुंधरा ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा और फिर तेजी से रागिनी की ओर बढ़ने लगी, मानो वो अभी रागिनी को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगी। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? अचानक से वहां पर सारा पहुंच गई और वो अपनी माँ के ऊपर चिल्ला उठी। भाभी, आप चलिए यहाँ से। सारा ने रागिनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ चलने के लिए इशारा किया। अब वो तुम्हारी भाभी नहीं है, अब योगिता तुम्हारी भाभी है। वसुंधरा ने सारा को गुस्से से आंख दिखाते हुए कहा। जी नहीं, अभी नहीं। अभी तो आरव भैया ने योगिता से शादी नहीं की है ना, तो फिर रागिनी भाभी ही इस घर की बहू है। सारा ने भी जोर से चिल्लाते हुए कहा और फिर वो योगिता और वसुंधरा को घूरते हुए रागिनी को वहां से लेकर निकल गई। रागिनी भी चुपचाप सारा के पीछे चलती चली गई। आरव अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके कैबिन का इंटरकॉम बज उठा। हेलो, हाँ बोलो।
आरव फोन उठाते हुए बोला, जबकि उसकी नजर अभी भी उसके दूसरे हाथ में पड़ी हुई फाइल पर टिकी हुई थी। छोड़ो तुम, मुझे फोन दो, मैं बात करूंगी। फोन के दूसरी तरफ से किसी लड़की के लड़ने की आवाज आरव के कान में सुनाई दी और फिर अगले ही पल आरव को फोन में सारा की आवाज सुनाई पड़ी। भैया, मैं सारा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इनसे बोलिए कि ये मुझे आपके ऑफिस पहुंचाए। इतना कहकर सारा ने वापस फोन रिसेप्शन पर बैठी लड़की को पकड़ा दिया। आरव ने तुरंत हाथ में ली हुई फाइल को दूसरी तरफ रखा और वो रिसेप्शनिस्ट से बोला, अंदर भेजो उसे। कुछ ही पल में सारा आरव के ऑफिस में आकर उसके सामने पड़ी चेयर पर बैठ गई और फिर वो अपने दोनों हाथ बांधकर आरव को बड़े ध्यान से घूरने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो तुम? तो क्या करूं, आप काम ही ऐसा कर रहे हैं। मैंने क्या किया? आप रागिनी भाभी से तलाक क्यों लेने जा रहे हैं भैया? मुझे वो योगिता बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं उसे कभी भाभी नहीं बोलूंगी। सारा ने अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। आरव बड़े ध्यान से उसकी बातें सुने जा रहा था। मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे जो करिए, लेकिन रागिनी भाभी हमारे घर से कभी नहीं जाएंगी। इस बार सारा ने आरव को उंगली दिखाकर बड़ी मासूमियत से धमकाते हुए कहा। सारा की बातों ने आरव को फिर से अपसेट कर दिया था। दरअसल भीतर से तो अब उसकी भी इच्छा नहीं थी कि वो रागिनी से अलग होकर योगिता से शादी करे, लेकिन इस वक्त उसके सामने ऐसी अड़चन आ गई थी कि वो चाहकर भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता था। शाम के समय रागिनी अनन्या का हाल जानने के लिए उसके पास जाने लगी। वो अनन्या के कमरे के दरवाजे से भीतर जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने खड़ी वसुंधरा पर पड़ी। वसुंधरा ने अपने हाथ में इंजेक्शन ले रखा था। ऐसे में जैसे ही उसकी नजर रागिनी से मिली, वो बेहद घबरा गई। उसके माथे पर पसीना आने लगा। रागिनी ने वसुंधरा के हाथ में इंजेक्शन देख लिया था। ऐसे में वो वसुंधरा की ओर हैरत भरी निगाहों से देखने लगी। रागिनी भाभी! अचानक से सारा की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और रागिनी पीछे मुड़कर देखने लगी। रागिनी के पीछे देखते ही वसुंधरा ने अपने हाथ में लिया हुआ इंजेक्शन अपनी साड़ी की तह में छिपा लिया और फिर वो रागिनी की ओर कुछ इस तरह से देखने लगी मानो कुछ हुआ ही न हो। मैं आई, रागिनी ने चिल्लाते हुए सारा को जवाब दिया और फिर जैसे ही उसने पलटकर वसुंधरा की ओर देखा तो वो मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी थी। अनन्या कैसी है? रागिनी ने आगे बढ़कर सवाल किया। अनन्या अपने बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन शरीर में कहीं भी कोई भी हरकत नजर नहीं आ रही थी। ठीक है वो, मैं भी बस उसे दवाई देने के लिए आई थी, वसुंधरा ने तपाक से जवाब दिया और फिर वो अनन्या के सर पर हाथ फेरने लगी। रागिनी ने बड़े ध्यान से वसुंधरा की ओर देखा। उसे एहसास तो हो रहा था कि जैसे कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसने वसुंधरा से कुछ नहीं कहा और फिर तुरंत ही वहां से लौटकर चली गई। रागिनी के वहां से जाने के बाद वसुंधरा ने राहत की सांस ली और फिर उसने झट से दौड़कर कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। इसके बाद उसने डॉक्टर अस्थाना के दिए हुए इंजेक्शन को अनन्या की कमर में लगा दिया। इंजेक्शन लगाते समय अनन्या की बॉडी में थोड़ी हरकत हुई, लेकिन फिर अगले ही पल वो सुस्त होकर कोमा की स्थिति में चली गई। वसुंधरा अनन्या के गालों पर हाथ रखकर उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, चिंता मत करो, बस जब तक आरव और योगिता की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। वैसे तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें किसी और की गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारी ही है। ऐसे छुपकर किसी की बात नहीं सुननी चाहिए ना, बोलो। वसुंधरा ने अनन्या के गालों पर हल्के हाथ से मारते हुए कहा, चलो आराम करो, मैं फिर आऊंगी तुम्हारी दवा लेकर। इतना कहकर वसुंधरा अनन्या के कमरे से बाहर निकल गई।
रात में डिनर करने के बाद जब रागिनी वापस अपने कमरे में पहुंची तो आरव उस वक्त कमरे में नहीं था, जबकि रागिनी ने आरव को थोड़ी देर पहले ही कमरे के अंदर आते हुए देखा था। रागिनी कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगी। फिर उसे लगा कि शायद आरव फिर से कहीं बाहर चला गया हो। ऐसे में रागिनी सोने जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी उसे कमरे में धुएं का एहसास हुआ। ये धुआं बाहर बालकनी से होते हुए कमरे के भीतर आ रहा था। रागिनी झट से बालकनी की तरफ गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आरव ने सिगरेट जला रखी थी। वो बालकनी में रखी हुई कुर्सी पर बैठकर सिगरेट का कश लिए जा रहा था। रागिनी ने आज पहली बार आरव को सिगरेट पीते हुए देखा था और वो सिगरेट के कश में इतना मशगूल था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि रागिनी कब उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव चौंकते हुए बोला। ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हैं? रागिनी ने सिगरेट की ओर इशारा करते हुए कहा और फिर उसने आगे बढ़कर आरव के हाथ से सिगरेट छीनकर अपने हाथ में ले ली। आरव ने भी बिना किसी अवरोध के रागिनी के हाथों में सिगरेट पकड़ा दी। रागिनी ने सिगरेट को सामने रखे गमले की मिट्टी में रगड़कर बुझा दिया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया। आरव बड़े ध्यान से उसे ये सब करते हुए देखता रहा। चलिए, रागिनी ने आरव को इशारा करते हुए कहा। 1 मिनट रुको रागिनी। आरव ने अचानक से रागिनी का हाथ पकड़ लिया। रागिनी के शरीर में करंट सा दौड़ पड़ा। उसके कदम अपनी जगह पर ठिठक गए और वो तुरंत मुड़कर आरव की ओर देखने लगी और धीरे से बोली, जी क्या हुआ? आरव ने रागिनी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? हाँ। रागिनी थोड़ा कंफ्यूज होकर आरव की ओर देखने लगी। आरव गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? जी मैं क्या कर रही हूँ? रागिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही सब, मेरा मतलब है कि मैं, अनन्या, सारा या ये पूरा घर तो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी तुम इन सब रिश्तों को इतनी शिद्दत से क्यों निभा रही हो? आरव ने रागिनी की आंखों में बड़े ध्यान से देखते हुए सवाल किया। आज के जमाने में तो कोई अपना भी रिश्तों की इतनी कदर नहीं करता। रागिनी चुपचाप खड़ी होकर बड़े ध्यान से आरव की सारी बातें सुने जा रही थी। उसके पास आरव के इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे, या फिर रागिनी के पास जो जवाब था वो शायद उसे आरव के सामने बोल नहीं सकती थी। देखो रागिनी, अब तो तुम्हें इस घर से जाना है और अब इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ये ड्रामा भी खत्म हो रहा है। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ और पैसे भी दे सकता हूँ। तुम खुलकर मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैसे ही आरव ने रागिनी से ये शब्द कहे, उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। वो काफी इमोशनल हो गई। उसे अब तक इस घर में कोई तकलीफ नहीं हुई थी, ना ही उसे कभी किसी की कोई बात बुरी लगी थी, लेकिन आज आरव के ये शब्द उसे किसी तीर की तरह चुभ गए। वो बेहद नम आंखों से आरव की ओर देखते हुए बोली, आरव जी, थैंक यू आपके इस पैसे के ऑफर के लिए, लेकिन प्लीज आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि इंसान के रिश्तों को कभी भी पैसों से नहीं तोला जा सकता है। हाँ, मैंने आपसे पैसे मांगे थे, लेकिन रिश्तों को खरीदने के लिए नहीं, वो मेरी मजबूरी थी। अपनी बात खत्म करने के बाद रागिनी तुरंत वहां से जाने के लिए मुड़ गई, जबकि आरव को अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया था। उसने झट से बात को संभालने की कोशिश की। नहीं रागिनी, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन रागिनी अब तक वहां से जा चुकी थी। अगले दिन सुबह चारों ओर चहल पहल छाई हुई थी।
घर में सजावट का काम चल रहा था। रागिनी जब अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि चारों तरफ लोग इधर उधर भागते हुए काम में लगे हुए थे। पूरे घर को फूलों से सजाया जा रहा था। चंपा, ये सब क्या हो रहा है? आज कुछ है क्या? रागिनी ने घर की एक सर्वेंट को रोककर उससे सवाल किया। अरे आपको पता नहीं है क्या भाभी, आज योगिता दीदी की गोद भराई है। बड़ी मालकिन ने पूरे घर को सजाने के लिए कहा है। काफी मेहमान भी आने वाले हैं। चंपा ने झट से जवाब दिया और फिर वो आगे बढ़ गई। वो भी किसी काम में व्यस्त थी। ये सुनकर रागिनी का दिल धक करके रह गया। वो चारों तरफ अपनी नजरें फेरते हुए घर की सजावट को बड़े ध्यान से देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये सारी तैयारी उसे घर से बाहर निकालने के लिए की जा रही थी। अभी चंपा वहां से आगे बढ़ी ही थी कि घर के दूसरे नौकर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने उसको भाभी क्यों बुलाया? वो तो अब ये घर छोड़कर जाने वाली है। उसको इस घर से निकाल दिया गया है। अब तो आरव सर की शादी योगिता जी से होने वाली है, तो अब उन्हें भाभी कहना होगा, समझी तुम? कोई बात नहीं, बेचारी अब तो खुद ही इस घर से जाने वाली है। थोड़ी इज्जत मिल भी जाए तो क्या हुआ? चंपा धीरे से बोली। इतना कहकर वो दोनों एक साथ हंसने लगे। रागिनी के कानों में इन दोनों की बातें साफ सुनाई दे रही थी। उसने तुरंत ही एक नजर पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उन दोनों की नजर रागिनी पर पड़ी तो वो दोनों झट से वहां से निकल गए। रागिनी ने सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर दिया। अब वो समझ चुकी थी कि उसका यहाँ से जल्द चले जाना ही बेहतर होगा। रागिनी वहां से वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसका अब इस घर में दम घुट रहा था। रागिनी अभी अपने कमरे के करीब पहुंची ही थी कि उसके सामने वसुंधरा आकर खड़ी हो गई। तुम अभी तक गई नहीं? वसुंधरा ने रागिनी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा। आज योगिता की गोद भराई है और आरव उसके साथ पूजा में बैठने वाला है, तो क्या अब तुम आरव का बच्चा होने तक यहीं रुकी रहोगी? वसुंधरा बेहद घृणा भरी नजरों से रागिनी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। मैं जा रही हूँ इस घर से, रागिनी ने जवाब दिया। तभी पीछे से योगिता की आवाज सुनाई दी। जाओ, जल्दी जाओ, फिर इंतजार किसका कर रही हो? मैं नहीं चाहती कि मेरे होने वाले पति पर तुम्हारी बुरी नजर पड़े। आंखों में आंसू लिए हुए रागिनी चुपचाप आगे बढ़ गई। अपने कमरे में पहुंचकर रागिनी ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। रागिनी एक एक करके अपना सामान निकाल ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कमरे के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। भाभी, भाभी! दरवाजे पर खड़ी सारा जोर जोर से चिल्ला रही थी। क्या हुआ सारा? रागिनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाई। भाभी, वो अनन्या दी को होश आ गया है। क्या? सच में? रागिनी ने बेहद खुश होते हुए कहा और फिर वो कमरे से निकलकर तेजी से अनन्या के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। जब रागिनी वहां पहुंची तो उसने देखा कि अब तक वहां डॉक्टर अस्थाना पहुंच चुके थे। आरव भी अनन्या के ठीक बगल में खड़ा था। योगिता गोद भराई की रस्म के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। क्या हुआ डॉक्टर साहब, अब अनन्या ठीक तो है? आरव ने घबराते हुए डॉक्टर से सवाल किया। नहीं, अभी तो नहीं, मैंने इंजेक्शन देकर उसको सुला दिया है, अभी उसे आराम करने दो, डॉक्टर ने कहा। लेकिन अभी तो उसने अपनी आंखें खोली थी, उसके हाथ और पैरों में भी हरकत हो रही थी। वो बस किसी दवा का असर था, अभी उसको होश नहीं आया है। इतना कहकर डॉक्टर ने अनन्या को एक दूसरा इंजेक्शन भी लगा दिया। रागिनी ने जब डॉक्टर को वो इंजेक्शन लगाते हुए देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। दरअसल उसे ये याद आ गया था कि पिछली रात वसुंधरा के हाथ में भी सेम वैसा ही इंजेक्शन था और जब उसने वसुंधरा की तरफ देखा तो वो घबरा गई थी। रागिनी बड़े ध्यान से वसुंधरा की ओर देखने लगी। इस वक्त भी उसके चेहरे पर अनन्या के होश में आने की खुशी के बजाय अजीब सी घबराहट और डर के भाव दिख रहे थे। रागिनी को ये सब देखकर अजीब लग रहा था। वो सोचने लगी, कहीं
अनन्या की इस हालत के लिए आरव जी की माँ और ये डॉक्टर अस्थाना तो जिम्मेदार नहीं है? क्या रागिनी पहुंच पाएगी सच्चाई की तह तक? और क्या होगा आरव और रागिनी के रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।